जी मेरा बेटा। इकट्ठा बना लो, जरा टाइम बच जाएगा। जी जी जी, ये मैं कह रहा था। ऑल राइट जी, सो आई टेकन आउट अ फ्यू क्वेश्चंस। पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखो, फिस्कल मॉनेटरी सप्लाई साइड एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग भी इनको बोलते हैं, एक्सपेंडिचर स्विचिंग। और नीचे एक्सपेंडिचर स्विचिंग का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? सिर्फ 23 से 25 में। फिर उसके बाद जरा देखो ऊपर, ग्लोबलाइजेशन, एफडीआई एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। यही मैं यूनिट्स आपको कहता हूँ। देखो ज़्यादा क्वेश्चन इनसे हैं, बिल्कुल थोड़े से एक्सचेंज रेट वगैरह से, जो वैसे भी बच्चे हैंडल कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने अब ये फरवरी मार्च 23 का पेपर हमने निकाला। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, एक सेकेंड में देख लूँ जरा, कोई बच्चा तो नहीं आया? यस, अशस, फजर, अब्दुल्ला, जाकिर, रबिया, नहीं बच्चे हैं सारे। राइट बच्चों, तो वे डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के क्वेश्चंस। और अभी मैंने बच्चों को दिखाया था कि देखो कितने ज़्यादा आते हैं। ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी मल्टीनेशनल्स वगैरह, एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स पे। और फिर नीचे देखो, और सिर्फ इतने सारे क्वेश्चंस और यूनिट से आए हैं। सो आर यू क्लियर हाउ इंपॉर्टेंट दे आर इन मैक्रो? ये कौन अहमद नाम के दो डोंट सीम नॉर्मल। चले जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। ग्लोबलाइजेशन वगैरह बाद में हम करेंगे, आज हम पॉलिसीज पे बात करेंगे। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, अमीन खान। I don't think I've shared it in that LGS group. Let me check. No. Abdullah Azhar, ठीक है. I don't think I've got any student named Ramin Khan, so I will not let her in. G, let's start. Expenditure reducing policies will reduce a balance of payment deficit, but will also cause significant unemployment. Evaluate this statement. हमने पहले गेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन किया था, तो अब हम इसको जरा अच्छी तरह करते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले की टर्म्स, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है जी? इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और deficit of BOP means inflows of foreign exchange from exports, incomes, investments, borrowings fall short of outflows for imports, income sent abroad and repayment of loans. तो जरा तमाम जो आपके समीद अजमल अलग होते हैं, इन नेतानशी वाला, ये वही बच्चे हैं। दिस इज फाइन। नूर ठीक है, शजल ठीक है, और नेतानशी को हम नहीं आने देंगे। चले जी, लेट्स स्टार्ट जी। For God's sakes. मीरब यासिर इज फाइन, फैजान अरशद इज फाइन, और इसको डिनाई करेंगे। मासिल, अरहम शाहिद, सारा डिनाई। यार ये बच्चा कितना तंग कर रहा है, इसको इतना समझाया रखे। चले, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन दो। फिर डेफिसिट मींस आउटफ्लोज ज्यादा है, इनफ्लोज कम है, फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, इनकम्स, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा, एंड आउटफ्लोज फॉर इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, फॉरेन लोन्स वगैरह ज़्यादा है। तो ये है जी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट। अब मेरे बच्चों, अगर हम आगे चलें इस पे, अनएम्प्लॉयमेंट इज when people are willing and able to work but cannot find a job at current real wage rates. ये हमारी बेसिक डेफिनेशंस हो गई। अब एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज को हम प्रॉपरली समझाएंगे। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्शनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज है। सो दे आर अ सेट ऑफ
deflationary and contractionary policies that aim to reduce aggregate demand to achieve macroeconomic stability. अब एक टूल इसमें एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग में है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ेगी, लोग सेव ज्यादा करेंगे, बोरो एंड कंज्यूम कम करेंगे, कंजम्पशन लोकल गुड्स की भी गिरेगी और एज अ रिजल्ट इंपोर्ट्स पे भी लोग कम पैसा लगाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब एग्रीगेट डिमांड कम होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होगी, एक्सपोर्ट्स चीप होएंगी, इंपोर्ट्स महंगी होएंगी, तो एज अ रिजल्ट ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग बन जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बिकेंगी अगर डिमांड इलास्टिक थी, और इंपोर्ट्स कम हम खरीदेंगे, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होने की वजह से बेहतर हो जाएगा। लेकिन डाउन साइड क्या है रेजिंग इंटरेस्ट रेट से? अगर हमारा फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था तो हॉट मनी हमारे बैंक्स में आएगी, जिससे करेंसी की डिमांड बढ़ेगी और एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगा। स्ट्रॉन्ग करेंसी मेक्स एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड इंपोर्ट्स रिलेटिवली चीपर। एक्स माइनस एम पार्ट हमारा जो है वो गिरेगा और एज अ रिजल्ट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सन हो जाएगा। अब कुछ समझ आया? हमने सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल लेके 3 पैराग्राफ किए। जी बताएं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कैसे किया है कि इन्होंने पहले डेफिसिट को हैंडल किया है, बाद में अनएम्प्लॉयमेंट को किया है। आप साथ साथ भी कर सकते हो। अब्दुल्ला यही कहना चाह रहे थे ना? एम्स की यहाँ पे मेनली हमने इन दो पे बात करनी है बेटे, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ठीक होगा रिड्यूसिंग पॉलिसी से, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होगी कि नहीं, तो हमने दूसरे एम्स पे बात नहीं करनी, ठीक है? जी मेरा बेटा। आपने मुझसे पहले भी ये क्वेश्चन किया था शायद, और मैंने इसका यही जवाब दिया था कि एक साल एक ही क्वेश्चन दोनों पेपर्स में आया था इन्फ्लेशन कंट्रोल का। P2 में भी और P4 में भी, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, दोबारा आ सकता है। ठीक है जी, अब उसके बाद कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल टूल्स की हम बात करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग लोअर, इनकम टैक्स हायर, इससे भी एक्सपेंडिचर कम होगा। जी जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्ट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। अगर गवर्नमेंट खुद कुछ इंपोर्ट कर रही थी वो भी कम हो जाएंगी, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा। हायर इनकम टैक्स से डिस्पोजेबल इनकम गिरेगी, जिससे कंज्यूमर्स लोकली मेड गुड्स एज वेल एज इंपोर्ट्स कम खरीदेंगे। लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट एंड लोअर गवर्नमेंट, हाई टैक्सेस एंड लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इंपोर्ट बिल कम होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होने का चांस है। लेकिन क्यों ये कामयाब नहीं होगा? However, all these contractionary tools लोकल डिमांड भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इकोनॉमीज अबव फुल एम्प्लॉयमेंट थी उनको तो कोई मसला नहीं है। अब देखो पूरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नीचे शिफ्ट हुआ, हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गए, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई। ये डायग्राम दोबारा बनाऊं या आप सबको आ गए? खामोशी मीन सबको आ गया, मुझे बता दें। ओके okay? जी जी मासल। बेटे मैं बहुत दफा समझा चुका हूँ, 45 डिग्री लाइन की बस प्रॉपर्टी है कि दोनों वेरिएबल्स ई एंड वाई बराबर होंगे हर पॉइंट पे। जब हमने असल एक्सपेंडिचर लाइन ई लगा दी तो अब ये सिर्फ वाई है, ठीक है? उसका काम कर रही है। देखो हमने 45 डिग्री लाइन बनाई जिसके ऊपर एक्यूट एंगल है, हर पॉइंट पे दोनों वेरिएबल एक्सपेंडिचर और आउटपुट बराबर होंगे, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं। जब असल एक्सपेंडिचर कर्व लगाया ई जीरो, अब ये सिर्फ आउटपुट या वाई का काम कर रही है, क्योंकि असल एक्सपेंडिचर का कर्व तो हमने लगा दिया।
या अच्छा जी। जी जी बेटे। एग्रीगेट डिमांड वगैरह वाले, एग्रीगेट डिमांड वगैरह वाले बेटे कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये वाले हैं। खैर मैं आपको एक बार ये बनवा के दिखा देता हूँ ताकि आपका फजर कॉन्फिडेंस बन जाए इसमें। एक दफा जरा इसको करते हैं बेटे, बहुत आसान डायग्राम्स हैं, इनसे डरो नहीं। सबसे पहले आप इसके लेबल सीखें। आपकी आसानी के लिए इसको मैं एडी लिख दूं तो जरा शायद आप लोगों को आसान लगे। इधर असल में तो एई होता है, लेकिन आप एडी लिख दो बेशक। और इधर आ गया वाई, यानी आउटपुट। अब हर पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड आउटपुट यानी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है 45 डिग्री लाइन पे। अब जब मैंने, ओके 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 ओके, यस कुतुब अली आयजा, ठीक है अपने बच्चे, राइट जी। सो उसके बाद जब मैंने असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड कर्व लगाया एडी जीरो, तो नोट करें इक्विलिब्रियम बना यहां पे। और ये मेरी फुल, सॉरी इंप्लॉयमेंट लेवल था करंट। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने यूज की हैं, एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट होगी और यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गया। तो अगर इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे थी तो इन पॉलिसीज का कोई नुकसान नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ देम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। समझ आ गई? अब इस, जी जी जी, खुद सोचो कौन सा फुल एम्प्लॉयमेंट का सिग्नल होता है? एफ ऑफ कोर्स, इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट, इनकम इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। ये मैं बहुत दफा करवा चुका हूं। अब अगर इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी और फिर हमने ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज यूज की, तो हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। जिन बच्चों को इन डायग्राम्स में मसला आ रहा है प्लीज सिर्फ थ्योरी प्रॉपर लिख देना कि भाई इकॉनमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी, तो अब अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज यूज करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। बस सिर्फ आपने एई इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लिख देना है। ये अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे। अब अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज यूज हुई, ए से बी पे आया हमारा ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नीचे आया, तो नोट करें हमारा इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट अब अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट से हम पीछे आ गए। व्हाट इज द डिफिकल्टी, मुझे समझाएं। इट इज इजियर देन इवन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स। मुझे बताएं, और प्रैक्टिस चाहिए इस पे? वाई एफ है सॉरी ये। बेटे इसमें एमपीसी भी शामिल है ना, ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन है। एमपीसी की वजह से इंड्यूस्ड कंजम्पशन, बाकी सारे इंजेक्शन स्ट्रेट लाइन है। जी मेरा बेटा, उसमें हम अबव फुल एम्प्लॉयमेंट थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आई। बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आई। लेकिन अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ठीक होगा, इंपोर्ट्स कम होंगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। क्लियर नाउ? ये बना रहे हैं। अगर आप लोगों से नहीं बन रहे, कम से कम ये थ्योरी लिख दो कि इफ इकोनॉमी इज अबव फुल एम्प्लॉयमेंट देयर विल बी नो और वेरी लिटिल अनएम्प्लॉयमेंट बाय these expenditure dampening policies. However, if we were on full employment then it will cause a lot of unemployment. समझ आ गया बच्चों? किसी को प्रॉब्लम आ रहा है डायग्राम्स में? एक ही बात है। नहीं, एक्सपेंडिचर स्विचिंग अलग है बेटे, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग एंड डैम्पनिंग एक है। बेटे एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग में फिस्कल और मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन यूज होती हैं, जबकि एक्सपेंडिचर स्विचिंग में प्रोटेक्शनिज्म, डीवैल्यूएशन एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज। मैं दिखाता हूं बेटे। जो बच्चे सॉरी,
मैंने कहा है एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग या रिड्यूसिंग एक ही बात है। उसमें हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए। और एक्सपेंडिचर स्विचिंग में हम चाहते हैं फॉरेनर्स भी हमारी गुड्स खरीदें और लोकल लोग भी इंपोर्ट ना करें, लोकल गुड्स खरीदें। उसमें प्रोटेक्शनिज्म, डिवैल्यूएशन एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं। समझ आ गया? अब लेट्स से मैं वही काम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू कर रहा हूं। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम आगे थे, एडी एएस, ये हमारा इक्विलिब्रियम था, वाई ई, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पीछे था, ठीक है, वाई एफ। तो अब अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगाते भी हैं, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट भी होती है, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। समझ आ गया? लॉन्ग रन एग्रीगेट। जी जी जी, ये क्लासिकल व्यू है, जी जी, क्लासिकल व्यू है। ओके जी बच्चों, फजर, आर यू क्लियर ऑन द डायग्राम्स नाउ? हम फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे थे, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगाई, एग्रीगेट डिमांड नीचे हुई, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई। समझ आ गया? ओके। और इसी को मैं दूसरा बना देता हूं कि हम अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। ये देखो, आपने बस फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन अपनी मर्जी से, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई अपनी मर्जी से करना है। प्राइस लेवल, रियल जीडीपी लेबल सही कीजिएगा, प्राइस क्वांटिटी खाली नहीं लिखना। अब जी, आपने ये लगाया एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और ये आपका इक्विलिब्रियम करंट वाला है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से के ऊपर है, वाई एफ पे है, तो इसको ई एफ कर देंगे हम। और अब अगर हम, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, इसको एल आर ए एस कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। अब अगर हम एग्रीगेट डिमांड कम करवाते हैं रिड्यूसिंग पॉलिसीज के थ्रू, तो तब अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। समझ आ गया? जी श्योर श्योर, आस्क एज मेनी मेरे बच्चों, आई वांट यू टू नो इट। जी मेरा बेटा भाई। बेटे दोनों सेम चीजें, दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। आई वुड प्रिफर यू गाइज यूज दिस वन, ठीक है? आपको अगर मुश्किल लग रही है तो इसलिए फिर मैं एडीएस वाला करवा रहा हूं। जी बताएं। जी जी अब्दुल्ला। मेरे ख्याल में आपको एडीएस वाला मुश्किल लगा ना, ये मुझे आसान लगता है। सिंपल 45 डिग्री लाइन लगाएं, ये आसान है मेरे हिसाब से। एक बार फिर प्रैक्टिस करवा दूं या बच्चों समझ आ गए? सॉरी, ये वाला या इससे नीचे वाला? क्या चीज? वहां कोई मसला नहीं है। और इस केस में मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट पे उसका इक्विलिब्रियम बनाया और फिर एग्रीगेट डिमांड करवाई तो अनएम्प्लॉयमेंट आई। बस लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को जहां लगाओगे वो आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। वाई एफ। बच्चों क्यों नहीं आ रहा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बताएं मुझे क्या मसला आ रहा है? टेल मी प्लीज, ओपनली पूछें, आखिर आते हैं, वी कैन फिक्स इट। मासिल मासिल तुम्हारे हैं एडवांस क्वेश्चन, तुम जरा थोड़ी देर चुप कर जाओ। आई वांट टू फिक्स सम ऑफ द किड्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स हियर। आपको मैं हेल्प करूंगा, जस्ट जस्ट लेट मी हेल्प अदर किड्स। जी मुझे बताइए, जिनको मसला आ रहा है इन डायग्राम्स में। श्योर, दैट्स बेटर। बेटे मेरी बात सुनो,
आपने दिखाना है, आप मुझे बनवाएँगे जिसने पूछा है प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, आपने दिखाना है इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। तो ये है मेरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम बनाऊँगा ना एडीएस का, फॉलो कर रहे हो? और अब जब मैं एग्रीगेट डिमांड कम कराऊँगा डैम्पनिंग पॉलिसीज़ से, तो मेरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। समझ आ गया? बेटे टॉक टू मी, यू कैन टेल मी समझ आया कि नहीं? कम से कम अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे और हमने एग्रीगेट डिमांड कम करवाई तो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है ना? हम फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आ गए। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे थे, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ बार-बार। गॉट इट? बेटे वो डिफरेंट मॉडल है, वो एईवाई मॉडल है, ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मॉडल है। दो चीज़ों के डिफरेंट रास्ते हैं बेटे करने के। ये ज़रा पुरानी थ्योरी है, बेकार सी थ्योरी है, इसके इतने मार्क्स नहीं मिलते। असल मार्क्स मिलते हैं मल्टीप्लायर वो वाली थ्योरी के। दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग वो करें, अगर जिनसे नहीं हो रहे वो ये वाले कर लें। ठीक है? अच्छा वेट, जिनसे नहीं भी हो रहे एक दफा देखो, वो इनसे आसान है। प्लीज एक बच्चा मेरा साथ दो जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया, वो एक बच्चा मेरे से बात करो। जिनको एई वाला मॉडल समझ नहीं आ रहा, मुझे मेरे से बात करें प्लीज। हाँ हाँ, आप मेरी हेल्प करें। एई वाई लेबल समझ आ गए? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एंड आउटपुट क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई। 45 डिग्री लाइन का सिर्फ ये काम है, इस पे हर पॉइंट पे ये दोनों वेरिएबल्स बराबर होंगे। लेकिन जब हमने असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व लगाया, अब ये सिर्फ ये ए नहीं रहा, सिर्फ वाई रह गया। तो जहां पे दोनों इकट्ठे हुए इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम बना, वाई ई। ठीक है? अब अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट थी, यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे थी और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहां था, तो even with the shift of AE down, there will be no unemployment because the economy was above full employment. समझ आ रहा है? ये एक चीज करनी है बस। अब समझ आ रहा है सबको? Anyone who's still struggling? ये above full employment थे ना हम, ये above full employment थे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आई, फुल एम्प्लॉयमेंट पे वापस आ गए। ठीक है? ओके? अलबत्ता अगर इकोनॉमी ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट हो तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। तो बस आप उस केस में दूसरा वाला ये वाई, पहला वाला वाई एफ बना देंगे, दूसरे वाला वाई ई। समझ आ गया? सॉरी, ये पॉजिटिव आउटपुट गैप का डायग्राम है। अब बच्चों समझ आ गया? मुझे बताएं। जी, जब वाई ई वाई एफ से कम हो, नेगेटिव आउटपुट गैप है, उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट आती है। अगर वाई ई वाई एफ से ज्यादा हो, बेशक हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज यूज करें, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी। समझ आ गया? हाँ, लेकिन लेकिन हम बात करेंगे इस केस में, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, कि अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी, देखो हम अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे तो हम वाई पे आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ठीक होगा लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। ठीक है? अब जी थोड़ा सा इन्होंने गलत वर्ड लिख दिया, एक्सपेंडिचर स्विचिंग। जी जी जी, मसला पूछ लें। नो, वाई ई मीन्स करंट इक्विलिब्रियम, वाई एफ मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वी कैन बी अबव, ऑन और बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। नहीं 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 नहीं, पॉलिसी इस केस में हम वाई एफ पे थे, हाँ, पॉलिसी के बाद वाई बनेगा, सही कह रहे हो, ठीक है।
राइट। जी। जी, बिल्कुल वही डायग्राम। या सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम। लेबल्स भी सेम रहते हैं, सिर्फ आप एक इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप का लेबल करते हो, वर्टिकल डिस्टेंस, और इसको ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हो। हाँ, हाँ, वहाँ पे आप लेबल करोगे कोई और बताओगे कि ये डिफ्लेशनरी या इन्फ्लेशनरी गैप था। ठीक हो गया? अब बच्चों प्लीज़, अगर जिनको डायग्राम ये नहीं भी आ रहा, अपनी थ्योरी मिस ना करना। ज़रूर लिखना कि कॉन्ट्रैक्शनल टूल जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करेगा। अगर इकोनॉमी अबव फुल एम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी डिस्पाइट फॉल इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, तब अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। ठीक है? अव्वल तो प्रैक्टिस कर लें, ये हर पॉलिसीज़ के क्वेश्चन में आपको यही डायग्राम बनाना होता है। अब उसके बाद जी थोड़ी सी अब थ्योरी फर्दर पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सपेंडिचर reducing policies on unemployment not only depends on current state of economy but also on type of unemployment the country is experiencing. While the use of expenditure reducing strategies may increase demand deficient and cyclical unemployment, the impact on other types of unemployment like structural, frictional, etc. will not be affected. However, if government decreases spending on education and training, structural unemployment will also rise. So, as explained earlier, the use of expenditure reducing strategies may help stabilize price level and switch the demand from imports to locally made goods. Therefore, employment in import substitution and export industries may increase. कंक्लूजन क्या है जी? एक्सपेंडिचर स्विचिंग स्ट्रैटेजीज बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे या उससे पीछे थे या उससे आगे थे, और साथ में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट थी। अगर केन्जियन थी, डिमांड डेफिशिएंट, तो फिर डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर स्ट्रक्चरल थी, टेक्नोलॉजिकल थी, उस पर फर्क नहीं आएगा। क्लियर ऑन दैट मेरे बच्चों? अब दूसरा क्वेश्चन पॉलिसीज का। जी मेरा बेटा। when you're able to compete in international market on price, यानी आपकी चीजें सस्ती हैं बाहर वालों से, या आपकी लोकल गुड्स इंपोर्ट से सस्ती हैं। जी बेटे। cyclical, yes. All right जी, any other questions? ये कौन सा हाल? सॉरी। हाँ वो एक ही बात है, ठीक है। पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता? नहीं नहीं नहीं, किसी तरह से भी कह सकता है। नहीं, अगर उसने खाली डिवैल्यूएशन बोला था तो फिर तो आप डिवैल्यूएशन करोगे ना मेरे बेटा। हाँ, स्विचिंग में आप सारी करेंगे, डिवैल्यूएशन, प्रोटेक्शनिज्म, सप्लाई साइड पॉलिसीज, ठीक है। जी। वो मेरा बेटा वो A1 का है, A2 में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यू डोंट नीड टू रिवाइज दैट। जी। अब क्यों नहीं आस्था बच्चों, क्यों नहीं आस्था? अरे मेरे बच्चों, ओए, दिस इज समथिंग यू शुड हैव डन योरसेल्फ। ये आखिरी क्लासेस इस काम के लिए नहीं होती, चले मैं करवाता हूँ। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग या डैम्पनिंग पॉलिसीज क्या होती? ये मुझे बच्चे सारे 2 नंबर लग रहे हैं, वासिफ ठीक है। Depends on which one you have grip on बेटे। दैट इज वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, हर बच्चे का अपने हिसाब से होता है।
जिसने जो रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, उसका उस पर ग्रिप होगा. Expenditure reducing dampening policies simply are contractionary, fiscal and monetary. बस याद रखना डिमांड साइड पॉलिसीज एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग में है, और एक्सपेंडिचर स्विचिंग में तीन है: devaluation of currency, protectionism, tariff quotas, export subsidies, और उसके बाद आपके पास आ जाती हैं सप्लाई साइड पॉलिसीज, जो आपकी लोकल गुड्स को इंटरनेशनली भी कंपेटिटिव करती हैं कॉस्ट कम होने की वजह से, और इंपोर्ट्स के मुकाबले में भी उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, कॉस्ट कम होती है. समझ आ गया मेरे बच्चों? अब जरा एक बार ये अच्छी तरह देख लें, ताकि ये बार बार हर क्वेश्चन में आप लोग पूछ रहे हैं कि हैं कौन सी, ताकि आपको क्लियर हो जाए. बताएं मुझे कोई मसला पॉलिसीज में? क्या कह दे? अमीन, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, जरा स्लो बोलें, दोबारा बताएं, रिलैक्स होके. जी. नहीं नहीं, पूछ लो, जल्दी से पूछ लो. ओके. अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग, तो जस्ट रिमेंबर कॉन्ट्रैक्शनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. उसका यूज कैसे वो उस सर्टेन एम पे असर करेगा, क्या साइड इफेक्ट्स उस एम के आएंगे, क्या लिमिटेशंस हैं, सिंपल. फिर एक्सपेंडिचर स्विचिंग कहता है, तो मेरे बच्चों आपने याद रखना है कि सिंपली डिवैल्यूएशन, प्रोटेक्शनिज्म, सप्लाई साइड. हम करना क्या चाह रहे हैं? फॉरेनर्स भी हमारी एक्सपोर्ट्स खरीदें, लोकल लोग भी इंपोर्ट्स ना खरीदें, डोमेस्टिक गुड्स खरीदें. तो क्लियर हो गया ना दोनों का फर्क? पूछे पूछे, डरे नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिवीजन अपनी फिट करें. जी. यू विल गेट गुड मार्क्स, या नो वरीज. अच्छा, ये तो अपना रहा, मैं सॉरी. नहीं, को बच्चा. जी. लेट मी. ये देखो, एन इंक्रीज. अरे यार, ये को बच्चा है तंग करने के लिए बार बार एंटर होने की कोशिश कर रहा है. और हम और ये साथ, और हम तो ठीक है, मतलब मैं अपना सिटी का बच्चा. ओ हो, अच्छा अच्छा. जी. अच्छा अच्छा. An increase in government's budget surplus will increase unemployment in short run. देखो अगेन वो दो एम्स को लेके चलता है. But will make it easier to control a balance of payment deficit on the current account in long run. Evaluate the statement. डरे बगैर, सबसे पहले की टर्म्स, बजट सरप्लस क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल टूल है, जिसमें गवर्नमेंट की इनकम, टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होता है कंपेयर टू इट्स स्पेंडिंग प्लान्स. बजट सरप्लस क्या होता है? डिमांड विड्रॉल, एक विड्रॉल हो जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, एज इट रिड्यूसेस एग्रीगेट डिमांड. समझ आ गया? अब मेरे बच्चों, बजट सरप्लस के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं. हाई टैक्सेस रिजल्ट इन रिड्यूस्ड डिस्पोजेबल इनकम and post-tax profits, including both households and firms to reduce their spending, inducing both households and firms to basically contractionary fiscal policy पे question है. Budget surplus, budget deficit would have meant expansionary fiscal policy. समझ आ रहा है मेरे बच्चों? I hope you're not getting more confused. Please talk to me. ओके गुड. हाई टैक्सेस से डिस्पोजेबल इनकम कम, फर्म्स के पोस्ट टैक्स प्रॉफिट कम, हाउस होल्ड का कंजम्पशन, फर्म्स की इन्वेस्टमेंट दोनों कम हुई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमने पहले कम की थी. पूरी एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुई. इसकी वजह से नेगेटिव आउटपुट गैप, लोअर रियल जीडीपी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, जो इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट पे है. अब देखो कितना आसान डायग्राम है. आपने पहला जहां पे ई जीरो लगाया है एक्सपेंडिचर का कर्व,
वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट लिख दो। फिर जब वो नीचे शिफ्ट होगा, हम Y1 पे आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। क्लियर ऑन दिस? या ये डायग्राम एक बार फिर करवाऊं? ये हमारा जितना कम किया था गवर्नमेंट ने बजट सरप्लस करके, एक विड्रॉल किया था, जिसकी वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नीचे गया। नहीं मेरे बेटा, बजट सरप्लस कॉन्ट्रैक्चुअली फिस्कल एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग है। बेटे, डिमांड साइड पॉलिसीज आर एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, और सप्लाई साइड डिवैल्यूएशन प्रोटेक्शनिज्म इज एक्सपेंडिचर स्विचिंग, आई मीन। ठीक है। रिड्यूसिंग डैम्पनिंग एक ही बात है। हम्म। नेगेटिव आउटपुट गैप। अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, यस। हम फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे आ रहे हैं, पीपीसी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। नहीं नहीं, A0 से A1 रिडक्शन इन स्पेंडिंग था, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर YF से Y1 आया है, उससे कई गुना ज्यादा। जी बच्चों, और कोई सवाल? जी। वो फिर बजट डेफिसिट का क्वेश्चन होगा, तो उस केस में हम नेगेटिव आउटपुट गैप खत्म कर रहे हैं। नहीं, उसमें हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे ना, उसमें कोई गैप नहीं रहेगा। वो पॉजिटिव आउटपुट गैप है, उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी बजट सरप्लस से, डैम्पनिंग पॉलिसीज से, रिड्यूसिंग पॉलिसीज से। ठीक है। जी जी अनस। एग्जैक्टली exactly. बच्चों, सबको क्लियर हो गया है? अब वापस क्वेश्चन पे जाएं आप लोग। बिला वजह डायग्राम के चक्कर में क्वेश्चन खराब कर रहे हो, डायग्राम ना भी बने, क्वेश्चन में अच्छे खासे मार्क आते हैं। बजट सरप्लस किया है गवर्नमेंट ने, पहले तो हमने एक्सप्लेन किया बजट सरप्लस है क्या। गवर्नमेंट को टैक्सेस, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू कम मिल रहा है, स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं। तो बजट सरप्लस मींस हमारा एग्रीगेट डिमांड का विड्रॉल हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम, टैक्सेस ज्यादा होने से हमारा जो है, क्या उसको बोलते हैं, कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट कम, इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। उसके शिफ्ट होने से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे। अगर हम अबव फुल एम्प्लॉयमेंट थे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी। ठीक है। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों? ओके। अनएम्प्लॉयमेंट की बात हमने मान ली। अब हम आगे चलते हैं। हायर टैक्सेस ऑल्सो लोअर इंसेंटिव टू वर्क एंड इन्वेस्ट, resulting in reduced supply of labor, reduced investments. Workers, particularly those with high skills and large sized businesses, move out of the country. ये क्या है? ब्रेन ड्रेन, उसकी डाउन साइड पॉलिसी की, समझ रहे हो? Reducing government spending may also slow down the process of upgradation of countries' infrastructure. This will not only cause problems in the short run, such as slow actual economic growth and rising unemployment, but will also reduce potential economic growth prospects. Budget surplus, however, reduces the borrowing requirements of the government. This may provide extra cash to commercial banks, allowing them to lend more to private sector businesses and consumers, since it becomes less risky to lend to a government with reduced borrowing. The lenders become willing to lend even at low interest rate. इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। ये क्राउडिंग आउट का उल्टा। सबको समझ आ रही है? अब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन किया, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ द कंट्री। इट हैज टू सेक्शंस, नेमली करंट अकाउंट एंड कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। बजट सरप्लस की वजह से, हायर टैक्सेस या लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से लोकल गुड्स की भी डिमांड गिरेगी और इंपोर्ट्स की भी, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम होगा। लेकिन एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, बजट सरप्लस में लीड टू लोअर इंटरेस्ट रेट। दिस में रेज डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। इवैल्यूएशन कर रहे हैं, particularly those that are not essential luxury items। इससे डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट बढ़ सकता है। लो इंटरेस्ट रेट। जी मेरा बेटा। आपकी मर्जी है, इट्स हिज स्टाइल ऑफ आंसरिंग। आप लोग एंड पे भी कर सकते हैं।
कर दो, एंड पे कर दो, मैंने क्या बोला है? आपकी मर्जी है। मैं क्या कह रहा हूं, कर सकते हैं आप, यस, यू कैन, यू कैन डू दैट। मासिल, माजिन, मासिल, गॉट इट? या अब जी, लो इंटरेस्ट रेट की वजह से हॉट मनी इनफ्लोज कम होंगी, करेंसी डेप्रिशिएट होगी, इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट बेहतर हो जाएगा, एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी। अज्यूम करो कि मार्शल अर्नर कंडीशन मेट है, पीईडी फॉर नेट एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन 1, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगी, करंट अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा। आप बेशक अपने हिसाब से एंड पे करें, मुझे कोई मसला नहीं है। जैसे बजट सरप्लस की वजह से एग्रीगेट डिमांड गिरती है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लेकिन दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल वगैरह पे कोई खास असर नहीं आता, राइट? उसके बाद जी, द इम्पैक्ट ऑफ बजट सरप्लस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने बोला, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, टेक्नोलॉजिकल पे कोई असर नहीं आएगा, सिक्लिकल, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। Impact of budget surplus on unemployment also depends on responsiveness of interest rates, an extent to which repayment of loans by the government reduces interest rate। ठीक है जी। अब एंड पे आप एक ऑल्टरनेटिव दे दें, सप्लाई साइड पॉलिसी। जी आप सबको पता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सब्सिडीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इससे हमारी एक्सपोर्ट सस्ती होती हैं, इंपोर्ट्स महंगी होती हैं, क्वालिटी भी हमारी बेहतर हो जाती है, करंट अकाउंट बेहतर होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होता है, मल्टीनेशनल्स आपके मुल्क में आती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है। So, conclusion: a policy to have a budget surplus is more useful in economies that have a positive output gap and operate above full employment, whereas for other economies a budget surplus की वजह से रिसेशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। और यार फिर आगे, a budget surplus may also cause problems for balance of payment if the surplus budget leads to a fall in interest rate। these are model answers, आप इसका हाफ भी लिख लेंगे तो आपको काफी अच्छा स्कोर मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर खुद करते हैं। मुझे लगता है एक दफा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो, मैं आंसर नहीं दिखा रहा, लेट्स डू इट आवरसेल्व्स। तसल्ली से देखो, evaluate the effectiveness of using monetary policy to reduce the rate of inflation and how this policy may affect a government's ability to achieve its other macroeconomic aims। जी, सबसे पहले आप में से कोई मुझे बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या क्या हैं, और गवर्नमेंट के एम्स क्या हैं। एक पहला पैराग्राफ मुझे बताएं, की टर्म सिर्फ। खैर मैं इस बच्चे को निकालूं यार, ये फिर आ गया कहीं से, नजर नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं शायद किसी का माइक कर रहा है। चलें करें जी, शाबाश। क्या ऊपर करूं? अच्छा जी, अमीन मुदस्सर है। अमीन, माइक बंद कर दो बेटे। अच्छा, ही लेफ्ट। ओके ओके ओके, चला गया, चले। लेट्स गो ऑन जी। मेरे बच्चों, तसल्ली से, एक एक बच्चा मुझे चाहिए, मैं नाम ले रहा हूं। मॉनेटरी पॉलिसी, जियाद आप एक्सप्लेन करें क्या होती है। आप बता दो, आप बता दो। बदमाश। हाँ, चला गया, अब चला गया जी, बताएं। इग्नोर इग्नोर, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। जी, मॉनेटरी पॉलिसी। ये हनान केस में से आ रहा था ना? अच्छा अच्छा अच्छा, मदी हैं। आप लोग ना बात करें, मैं देखूं किसका माइक खुला है। आप बताएं मुझे, मासिल, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी?
चलिए जी, बिल्कुल सही है। मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, एक्सचेंज रेट्स टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे, कोई बच्चा मुझे इन्फ्लेशन डिफाइन करो और डिमांड पुल, कॉस्ट पुश बताओ और उनकी रीजंस बताओ जल्दी से, शाबाश। Inflation is a general rise in a constant rise in general price level. It can be demand pull inflation occurs due to rise in aggregate demand due to increase in any of its components. Perfect. What about cost push inflation? Hmm. नहीं नहीं, due to fall in aggregate supply due to rise in cost of production. ठीक है, चले, गुड गुड गुड। अब कोई बच्ची मुझे बताओ, गवर्नमेंट के मेजर एम्स कौन से होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक? शाबाश। गवर्नमेंट कौन कौन से एम हासिल करना चाह रही होती है? किसी बच्ची को नहीं पता? दिस इज नॉट पॉसिबल। जी जी बोलें। जी बोलें बोलें, शाबाश। अच्छा, टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, शाबाश। नॉट सिक्लिकल, टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, और बताएं। टू प्राइस स्टेबिलिटी, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम। तो ये प्लीज याद रखिएगा। ये करने के बाद अब बताएं जी, हम कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, पहले उसको पूरा एक्सप्लेन कर देना कि उसके थ्रू कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट कम, एग्रीगेट डिमांड कम, कॉन्ट्रैक्शन आएगी तीन विड्रॉल्स की वजह से, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के दो विड्रॉल्स की वजह से। अब आप यहां पे दोबारा वही डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे एई वाला कर्व, ठीक है। और फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। अब आप फुल एम्प्लॉयमेंट थे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो दूसरे एम्स भी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, जीडीपी भी साथ साथ हैंडल हो रहे हैं। आप लोग इस तरह करके भी कर सकते हैं। फिर आप मनी सप्लाई को करें, बताएं कैसे कम करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा के, अपने बॉन्ड्स लोगों को बेच के, जिसकी वजह से बैंक्स लैंड नहीं कर पाएंगे, मनी सप्लाई कम होगी, उससे भी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट कम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर। लेकिन अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे थे तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, जीडीपी नहीं गिरेगा। अगर उससे पीछे थे तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी। कुछ समझ आ रहा है कैसे साथ साथ एवेल्युएट भी होता जा रहा है? अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट पुश के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हॉट मनी हमारे बैंक्स में आएगी, जिससे हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगा, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगी क्योंकि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते हो जाएंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होगी अगर मार्शल अर्नर कंडीशन मीट हुई और पीडी दोनों की, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की मिला के इलास्टिक थी, तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, एक्स माइनस एम गिरने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कंट्रोल। अब आ जाए जी इनकी वीकनेसेस पे। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ गिरती है, एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी है ये, और साथ में इसका इफेक्ट थोड़ी देर बाद आता है, टाइम लैग्स हैं। आप सिंपल आंसर करें, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू नोट्स आंसर करें। फ्यूचर कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, अगर कॉन्फिडेंस बहुत था, लोग लोन लेते रहेंगे, लोग इंपोर्ट्स भी करते रहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाएगा, आपकी इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। और साथ में अगर इंटरेस्ट इन इलास्टिक डिमांड थी लोन्स की, उसके बावजूद कि आपने इंटरेस्ट बढ़ाया था, मनी सप्लाई कम की थी, लोगों ने लोन स्टिल लिए। समझ आ गई मेरे बेटा? इस तरह करके भी आप सिंपल आंसर कर सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन? अब जरा इसका आंसर पढ़ो, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट्स टू अचीव अ वैरायटी ऑफ macroeconomic objectives. It's usually the central bank of a country that is in charge of monetary policy. Inflation is persistent increase in general price level. इन्होंने कॉस्ट पुश डिमांड पुल नहीं बताई, लेकिन वो मार्क्स स्कीम में थी।
To reduce inflation and stabilize the price level, interest rates and exchange rates may be raised and or money supply may be lowered through quantitative tightening. The central bank may raise the required reserve ratio, liquidity ratio, that is the percentage of total bank deposit that has to be kept in form of liquid cash, and or sell bonds in open market. ये quality add हो रही है. The sale of bonds to general public or commercial banks will reduce the availability of money available for lending. The contractionary monetary tools raise the cost of borrowing as well as reward for saving, leading to more saving, decreased borrowing, consumption and investment fall. Since consumption and investments are components of aggregate demand falls. आप ये simple वाला बनाते हैं, totally acceptable है. Demand pull inflation कम. Reduced AZ results in lower price level, helps reduce demand pull inflation. However, decreased ADs slows down economic growth, resulting in reduced output. Since the demand for labor is derived demand, lower output leads to lower job opportunities and higher unemployment. Therefore, the use of monetary policy presents a trade-off जो कि हम फिलिप्स कर्व के थ्रू शो करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश करोगे, इन्फ्लेशन कम करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. सिंपल. While monetary expansion may help reduce unemployment, it may end up raising workers' wages. Higher wages cause purchasing power and demand pull inflation. Higher wages may also lead to higher cost of production. उसका नेगेटिव लेके जा रहे हैं. इंटरेस्ट रेट पे आ गए, फिर इन्फ्लेशन कैसे कम होगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी फेवरेबल होगा, करेंसी हमारी अप्रिशिएट हो जाएगी. इंटरेस्ट रेट्स help reduce price level, locally made goods become more price competitive. Okay. uh, but for promoting consumers to switch expenditure from relatively expensive imports to cheaper local goods. The expenditure reducing and expenditure switching aspect of higher interest rate help reduce imports and trade deficit. सारे एम्स पे वो एक एक करके इफेक्ट ला रहा है. सब बच्चों को समझ आ रहा है. फिर उसने लिमिटेशन. जी मेरा बेटा. क्या हो गया? सॉरी. ओके, नो वरीज. नो वरीज, नो वरीज बेटे. ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप देख सकते हो. राइट. अब आपने वही वीकनेसेस मॉनेटरी पॉलिसी की, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गवर्नमेंट गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट कर रही है, लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर के बारे में, वो सब करके इवैल्यूएट कर दोगे. समझ आ गई मेरे बच्चों? आर यू गेटिंग द आइडिया और नॉट? ओके, लेट्स डू दिस. आज हम यहीं रोकते हैं, मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. कल मैं आपको एफडीआईज वगैरह वाले बहुत आसान क्वेश्चन पहले करवाता हूं जो ज्यादा आते हैं, फिर ये पॉलिसीज के बाकी करते हैं ताकि हमारा पूरा तैयारी हो जाए. आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, एक दफा इसको रिवाइज कर लें. बस टॉपिक्स को रिवाइज कर लें क्योंकि टॉपिक्स रिवीजन मेरा काम इस वक्त नहीं है. आप फॉलो कर रहे हो? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, सी यू ऑल टुमारो.